मैं खालिद साहब की जानिब बढ़ूंगी। खालिद साहब, मई का महीना पाकिस्तान की तारीख में और इंडिया की तारीख में बड़ा अहम रहा है। अब आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तो उस वक्त जो चैलेंजेस थे, पाकिस्तान पे बड़ी पाबंदियों की भी एक प्रेशर था, आलमी प्रेशर था धमाकों के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान ने ये इम्तिहान जो है वो पास कर लिया बड़ी कामयाबी से। अब हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं। अब हमारे दुश्मन के जो अज़ाइम हैं वो अब भी मज़मूम हैं। वहाँ पे जो अभी हम देख रहे हैं गीदड़ भपकियाँ जारी हैं, दूसरी साइड से जंगी जुनून सवार है। तो अब हमारे जो चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट है। अब उनका चेहरा तो हमने आश्कार करवा दिया दुनिया के सामने, लेकिन उनके जो मकासद हैं उनको शिकस्त देना, ख़ास तौर पे आलमी बरादरी को झंझोड़ना और उनको कहना कि भाई अब एक्शन लेने का वक्त आ गया। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आमना आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। और मैं शाम साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने अपना इमोशनल कनेक्शन बताया। इस न्यूक्लियर राजा जर्नी है, थोड़ा सा न्यूक्लियर जर्नी है, इससे मेरा भी इमोशनल कनेक्शन है। जब ये चार्ली में धमाके हो रहे थे तो मेरी क्वेटा में पोस्टिंग थी। उन दिनों में एक स्क्वाड्रन में, फाइटर स्क्वाड्रन में फ्लाइंग कर रहा था। और उससे बैक चले जाएं तो 1981 से 86-87 तक हमने कोटा का डिफेंस किया था पिंडी में रहते हुए फाइटर जहाज़ों के साथ, क्योंकि हमें ये खतरा था कि कोई भी हमारा दुश्मन मुल्क जो हमें पता है वो एक इससे ज्यादा है, और किसी भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट जो कोटा उस वक्त नया हमारी लॉटरी सेट हो रही थी, उस वक्त धमाका उसको कोई अटैक ना कर दे। तो उस वक्त जब चार्ली में धमाका हुआ, उस वक्त भी पाक फिजाइया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बिकॉज C-130 से हमने बहुत सारा डेटोनेशन या वेपन्स इंजीनियर साइंटिस्ट को ट्रांसपोर्ट किया था। और हमें यहाँ तक खतरा था कि उस शायद C-130 को रास्ते में टारगेट ना कर दिया जाए, क्योंकि उस वक्त दुश्मन और बहुत सारे हमारे जो दुश्मन हैं जो इलाके के और इलाके से बाहर, वो इस ताड़ में थे कि किसी तरीके से भी हम ये धमाका ना कर पाए। तो हमें फाइटर जहाज़ों ने स्पॉट किया था उन जहाज़ों को, ऑब्वियसली उन इंजीनियर्स को, तो सबको है। पाकिस्तान आर्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया था लैंड पर, बट एयर से पाक फिजाइया ने बहुत ज्यादा किया था। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आप कह रही हैं कि जी मोदी ने ये किया है, देखिए वो हाईली इररिस्पॉन्सिबल एक्ट कर रहा है। आपने देखा न्यूक्लियर स्टेट का 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ लैंग्वेज परसों क्या यूज की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, वो सही कहा शाम साहब ने, अनबिकमिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। आप इतनी मार खाने के बाद, 6+1 जहाज लूज करने के बाद, मैसिव डिस्ट्रक्शन, तकरीबन 16 बेसेस आप पे हमला हुआ है, S-400 आपका नॉकआउट हो गया, इतनी एम्बैरेसमेंट ह्यूमिलेशन हो रही है आर्म फोर्सेस को, और आप अपनी गोलियां भी गिनी नहीं जो हमारी तरफ से चलाई गई थी, और आप पाकिस्तानी लोगों को, नौजवानों को कहते हैं कि या तो खुद हुकूमत उल्टा दो और रोटी खाओ या फिर मेरी गोली खाओ। ये कहाँ की लैंग्वेज है? ये तो वाकई उन्होंने कहा कि थड़े वाली लैंग्वेज भी नहीं है। एज अ प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा मुल्क हो जो, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान बड़ा मुल्क जरूर है, पर अजीम मुल्क होना और बात होती है। बड़ा एक साइज आपको जोग्राफिया मिल गया है, तो उसके बराबर कंपैटिबल प्राइम मिनिस्टर की लैंग्वेज होना, उसका बिहेवियर होना। और खालिद साहब, इस लैंग्वेज को ये जो वो धमकियां लगा रहे हैं उसको सीरियस लेना चाहिए, जो उनका माइंडसेट है और जो मिस एडवेंचर का एक भूत उन पर सवार रहता है। तो आपको लगता है कि ये महज धमकियां ही हैं, ये वाकई अभी भी वो कुछ करने का इरादा रखते हैं? देखिए आमना, ये वो प्रेशर है जो उन्होंने खुद ही अपने ऊपर माउंट कर लिया हुआ है। ये सेल्फ क्रिएटेड एक प्रेशर उन्होंने, क्योंकि वो इतनी हाइप उन्होंने पूरी हिंदुस्तान के लोगों पर फिल्मी अंदाज में वो की है, जैसे बॉलीवुड में कोई फिल्म बन रही हो। ये मुल्क है, ये रियल लाइफ है, ये बच्चों का मुस्तकबिल है। ये खुद उन्होंने अपनी एप्लीकेशन कर ली अपने ऊपर कि हम सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे। और आपने देखा कि तकरीबन 900 चैनल में से कुछ 600 चैनल तो ऐसे कर रहे थे कि जंग कागजों में अगर होनी है तो वो जीत भी चुके हैं, और अगर टीवी पे जीतनी है तो वो कब के जीत के घर जा चुके हैं। तो अब दूसरी हमारी तरफ मीडिया बड़ा मैच्योर था। उनकी धमकियों को सीरियस लेना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हर बात का जवाब देना तो मुझे लगता है हमारे कंपैटिबल बात ही नहीं है। इवन हमारे एंकर ने जवाब नहीं दिया उनके एंकर्स का। तो ये ग्रेस और मेजॉरिटी। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपको मैंने बहुत सुना है माशाल्लाह, जितने अपडेट आप थे और जितना फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स के बारे में आपने अपने लोगों को, हमारे लोगों को दिया, मैं कहता हूँ बहुत ही कमेंडेबल बात है। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, वो ये कि जिस तरह सारी दुनिया ने एक टेक्नोलॉजिकल डिनाइल इम्पोज किया पाकिस्तान पे, हिंदुस्तान को सब कुछ मिल रहा है, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। हमने सब कुछ होते हुए जिस तरह अपनी हिंदुस्तान ने मुकाबले में हर चीज़ कम होने के बावजूद अपनी सुपरियॉरिटी दिखाई है। आइंदा आने वाले दिनों में हमें अगर ये एक्सेस नहीं मिलती, डिनाइल पे ही रहती है सारी दुनिया, तो आप हमारी एयरफोर्स को, हमारी फ़ौज को, हमारी कंपैटिबिलिटी को कैसे देखते हैं? थैंक यू शाम साहब, आपने अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए मेरे लिए। मैं सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन के तौर पे सब कुछ कर रहा था जो पिछले दिनों में हुआ है। वो एक और तो फ्लाइंग किट और जहाज में तो बैठ नहीं सकते थे, तो हमने कहा छोटा सा अपना हिस्सा जिस हैसियत में डाला जा सके डालना चाहिए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने कहा कि टेक्नोलॉजिकल डिनाइल जो है शाम साहब, देखिए ये आज का नहीं है। हमारे पास लास्ट जहाज जो इंडक्ट हुए हैं पाक फिजाइया में, जो वेस्टर्न या अमेरिकन कह लें, वो F-16 1982 में इंडक्ट हुए थे, सही मानों में जिसको हम कहेंगे।
82 के बाद कोई और जहाज पिछले 43 सालों में पाक फिजाइया में नहीं डक्ट हुआ सिवाय चाइनीज। JF-17 थंडर हमने खुद डेवलप किया जॉइंट वेंचर करके, अभी ऑलमोस्ट हम सेल्फ सफिशिएंट होने वाले हैं। J-10C ब्लॉक 3 और J-10C अभी रिसेंटली 3 साल पहले इंडक्ट हुआ, वो हमने खुद चाइना के साथ कोलैबोरेशन से इंडक्ट किया ऑब्वियसली। दूसरी तरफ आप देखिए जो आपने कह रहे हैं ना वेस्टर्न डिजाइन, बिल्कुल ठीक है आपने। 5 मुल्क कम अज कम मैं नाम कर सकता हूं जो टोटल इंडिया के सपोर्ट में थे और इस जंग में समझे इनडायरेक्टली हम वेपन वाइज हमारे मुकाबले में थे। आप नोट करें S-400 रशिया का, राफेल फ्रांस का, इंग्लैंड से जैगुआर और दूसरे जहाज, चाइना अमेरिका से दूसरी एड, और इजराइल से आपने ड्रोन देखे। ये 5 मुल्क ऑल आउट इंडिया की हेल्प कर रहे थे। उसके बावजूद आप देख लें कि पाकिस्तान ने पिछले 43 सालों में अगर सस्टेन किया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को, तो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट हमारे पास सब चाइना का है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।